एक दिन में लिया हुआ फैसला तो ऑफ कोर्स नहीं बिल्कुल होगा। नहीं है। 2-3 साल से थॉट ऑफ प्लान होगा। 2 साल से मेरा मकान मालिक मुझे केवल बीजेपी का नेता होने के लिए फ्री रेंट नहीं देता। मेरे मकान मालिक ने बोला भाई रेंट देना पड़ेगा, मेरे पास रेंट देने का पैसा नहीं। फिर आ गया बीजेपी में जब था तो 24/7/365 यहाँ पे करते थे काम, तो और कुछ करने का मौका नहीं मिला। मैं ना लेता हूँ ना बेटा हूँ नेता का, ना मेरे परिवार का वो ऐसा कोई मेरा लेगेसी पड़ी हुई है। तो फिर मुझे चुनाव करना था और 24 के बाद मेरे मन में चुनाव आ गया था कि भाई या तो ये 24 घंटे ये करोगे तो फिर आप सैलरी कहाँ से कमाओगे। तो मैंने पार्टी को तब से ही कहना शुरू कर दिया था और फिर 30 जुलाई को मैंने उनको रेजिग्नेशन ऑफर किया। आज मेरे साथ बहुत ही खास हस्ती इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और यूं तो उनको परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने सारे शोज हम साथ में कर चुके हैं, डिस्कशन साथ में कर चुके हैं, लेकिन आज क्या कहकर मैं इंट्रोड्यूस कराऊं इस पर थोड़ा चौंक गई हूं, क्योंकि एक ऐसा समय जब बीजेपी ने अपनी नई टीम तैयार की नितिन नबीन जी की, उस समय पर टीवी में भाजपा का एक फायर ब्रांड चेहरा चला गया। आप ये कह सकती हो कि जैसे एनडीटीवी का रीब्रांडिंग हो गया, शहजाद पूनावाला का रीब्रांडिंग हो गया, पर रीब्रांडिंग का मतलब वैल्यूज चेंज हो गए ये जरूरी नहीं। तो व्यवस्था बदली है, लोगो बदला है, पर लोगों के प्रति कमिटमेंट नहीं बदला है, विचार वही है। लेकिन टीम से बाहर जाने का फैसला जब शहजाद पूनावाला ने कर लिया, एक दिन में लिया हुआ फैसला तो ऑफ कोर्स नहीं होगा। 2-3 साल से थॉट ऑफ प्लान होगा, 2 साल सोचा समझा, उसके बाद ये डिसीजन लिया। लेकिन बाहर जाने के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह तो रही हो। बहुत बड़ी वजह है। मेरा मकान मालिक मुझे केवल बीजेपी का नेता होने के लिए फ्री रेंट नहीं देता। मेरे मकान मालिक ने बोला भाई रेंट देना पड़ेगा, मेरे पास रेंट देने का पैसा नहीं। मैं इससे पहले मीडिया में था, एंकरिंग करता था, कंट्रीब्यूटर था, एडिटर, कंसल्टिंग, ये सब था। फिर वहाँ पे तो सैलरी थी। फिर आ गया बीजेपी में जब था तो 24/7/365 यहाँ पे करते थे काम, तो और कुछ करने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरे जो भी सेविंग्स थे, मैं मॉडेस्ट फैमिली से हूँ, मैं ना लेता हूँ ना बेटा हूँ नेता का, ना मेरे परिवार का वो ऐसा कोई मेरा लेगेसी पड़ी हुई है। तो फिर मुझे चुनाव करना था और 24 के बाद मेरे मन में चुनाव आ गया था कि भाई या तो ये 24 घंटे ये करोगे तो फिर आप सैलरी कहाँ से कमाओगे। तो मैंने पार्टी को तब से ही कहना शुरू कर दिया था और फिर 30 जुलाई को मैंने उनको रेजिग्नेशन ऑफर किया। उन्होंने बोला थोड़ा और टाइम दो, कॉन्टेम्पलेट करते, कुछ और तरीका है। पर जब मुझे लगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो मैंने बोला कि चलिए मैं प्राइवेट सेक्टर में जाता हूँ, वहाँ पे अपनी नौकरी करता हूँ। लेकिन बहुत सारे यंग लोग जो हैं वो आपकी बात सुन के निराश हो जाएंगे आज। क्यों? कि अगर फाइनेंसिस की वजह से किसी को पार्टी छोड़नी पड़ जाएगी और दूसरा रास्ता अपनाना पड़ जाएगा, वो भी वो ऐसा चेहरा जो टीवी पर पार्टी की इस तरह से बैटिंग करता था या उनके लिए इस तरह से बात करते थे कि जो ओपिनियन मेकिंग, ओपिनियन शेप करने तक का काम करते थे, तो फिर कहाँ है फ्यूचर राजनीति में? को मेरी बातों से देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए कि भाई आपको जो करना है वो पोजीशन के लिए नहीं, मिशन और विशन के लिए करना है। एम्बिशन नहीं, विशन और मिशन हो तो चाहे पोजीशन हो या ना हो, आप वो लगातार काम कर सकते हैं और मैं उसका उदाहरण हूँ। तो लाइफ में पद के लिए नहीं, कद के लिए काम करो। वो जो रवि किशन की भाषा में बोलूँ तो ग्रो योर कद, पद फॉलोज माय ब्रदर, पद फॉलोज। चलिए, पर रेंट डज नॉट फॉलो। चलिए, शहजाद पूनावाला जीवन की व्यवहारिकता की और प्रैक्टिकल अप्रोच की बात भी और दूसरी इस पे एस्पेक्ट ये है कि मेरी माँ का जो एक्सीडेंट हो गया उसके बाद उनकी सेहत काफ़ी बिगड़ी है। तो अब मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम वहाँ पे भी डेडिकेट करना। अब मैं कमिटेड कार्यकर्ता बनूंगा तो मैं बेटे के रूप में अपना धर्म जो है वो कतई निभा नहीं पा रहा था। तो थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ टाइम भी चाहिए था। तो इन दोनों कारणों से ही, ऐसा नहीं है कि मेरा तलाक हो चुका है बीजेपी से, बीजेपी और शहजाद ने खिंच गई तलवारें, 2 विंडो बना देना है। अब अगली बार कोई बीजेपी प्रवक्ता आएगा तो वर्सेस का विंडो आपका प्रोड्यूसर नहीं डाल पाएगा। हाँ, मतलब बीच में पंच भी नहीं लग पाएगा, है ना? ये सारे ऑप्शंस आपने नहीं। मैं आपको और निराश कर देता हूँ। देश के सबसे अच्छे, इतिहास के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री मोदी है और रहेंगे। तो ये यानी कि ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि आप बीजेपी से नहीं निकले, बल्कि आप बीजेपी के सिस्टम से बाहर निकले। मैंने यही लिखा है लास्ट लाइन में कि व्यवस्था छोड़ रहा हूँ, विचार और व्यक्ति नहीं छोड़ रहा हूँ। बीजेपी आज भी देश की सबसे उत्तम पार्टी। या फिर आपने वो रास्ता खुला रखा है कि कल को जब भी लौटना है या फिर से जब एक पॉलिटिकल पारी खेलनी है तो उसके लिए एक विंडो ओपन रहना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि भविष्य के गर्भ में क्या है वो तो मैं राहुल जी तो हूँ नहीं कि प्रेडिक्ट कर दूं कि इकोनॉमी इज फेलिंग, इकोनॉमी इज डेड,
है ना, मोदी जी सत्ता में नहीं आएंगे, ये सब प्रिडिक्शन राहुल जी करते हैं, मैं प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। और जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसका मुंडन भी नहीं कर सकता। लेकिन कांग्रेस पर जो ये अटैक्स शहजाद पूनावाला के रहे हैं, ये ऐसे ही जारी रहेंगे? अभी तो, और क्योंकि मैं तो अभी फिल्टर नहीं है मेरे पे, अब तो मैं प्रवक्ता। अरे हमारी पार्टी में बड़ा डिसिप्लिन होता है। हमारी पार्टी में मोदी जी और नड्डा जी और नितिन जी बोलते हैं कि विरोधी भी है तो सम्मान से बात करनी है, फलाना करना है, डेकोरम मेंटेन करना है, दुश्मन नहीं कि है। आप लोगों ने पूरा कैंपेन चलाया उनको बदनाम करने के लिए। वो उनके लिए कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी जो है ना, वो राहुल गांधी को पूरी दुनिया जानती है, राहुल गांधी को पूरा देश जानता है। उनके लिए कोई कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं है। जो पप्पू है वो पप्पू ही रहेगा, हमको उसके लिए कैंपेन चलाने की आवश्यकता नहीं थी। पर हाँ, ये बात ज़रूर है कि बीजेपी में एक स्टैंडर्ड ऑफ डेकोरम होता है। मोदी जी को ये कतई पसंद नहीं कि हम गाली दें, मोदी जी को पसंद नहीं है कि हम लाठी डंडे मारने की बात जैसे राहुल गांधी करते पीएम के लिए, या जैसे कुछ बच्चों ने की थी। और मोदी जी का दिल बड़ा है, माफ़ कर देते। अब तो पर मेरे पे कोई फिल्टर नहीं है, अब तो मैं एकदम जो है वो बोलूँगा। तो हट गया ना, वो फिल्टर ऑलरेडी हट चुका है। हाँ बिल्कुल। तो आप यहाँ विचार का फिल्टर नहीं, पर फिल्टर नहीं है। तो आज की तारीख में जब शहजाद पूनावाला अब बीजेपी में जब ऑफिशियली नहीं है और जब बात कर रहे हैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स की, युवाओं के साथ जो एक परिस्थिति इस देश में जंतर मंतर पर खड़ी है, ऐसी क्या चीज थी जो एक सलाह आज आप बीजेपी को देना चाहेंगे? क्योंकि पार्टी में रहते हुए हो सकता है शायद बहुत सी बातें आप खुलकर वैसे ना कह पाए हो जो आपने सार्वजनिक मंच पर डिफेंड तो किया हो, लेकिन निजी रूप से शायद जिससे उतना सहमत ना रहे हो। मुझे लगता है यूथ के मामले को लेकर नहीं, एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि देखिए, हम लोग जो काम करते हैं और जो हमारा कम्युनिकेशन उनकी तरफ होता है उसमें गैप नहीं रहना चाहिए उसमें। और गैप इस तब नहीं रहेगा जब हम उन युवाओं की भाषा, लिंगो और प्लेटफॉर्म को अडेप्ट और अडॉप्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ एक कम्युनिकेशन, मैं अपने आप को एक्सपर्ट तो नहीं मानता, पर एक कम्युनिकेशन का स्टूडेंट होने के नाते मैं किसी को भी ये कहूँगा कि मेन आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसको कम्युनिकेट कर रहे हो उसकी भाषा में, उसकी शैली में और उसके प्लेटफॉर्म पे करो ताकि उसको समझे। तो काम तो मोदी जी ने अद्भुत किया है। ऐसा काम मोदी जी ने जो किया है, वो ऐसा काम कोई और प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, ना किया होगा। पर वो काम कम्युनिकेट भी उसी तरीके से होना चाहिए जैसे मोदी। और मोदी जी ने जब पकड़ा इंस्टाग्राम, तो आप देखिए क्या व्यूज़ आए उनको, कितने फॉलोअर्स उनके बढ़ गए उस पर। तो उसका मतलब ये है कि जेन जी इज़ विथ मोदी, बट ओनली थिंग इज़ कि जेन जी को रीच आउट करना, कम्युनिकेट करना, ये हमारी जिम्मेदारी। पर मेरा ये एक और सलाह है, एक ही क्यों आप सलाह लेते हो, आप तो पूरी सलाह दूंगा ना, केवल बीजेपी को क्यों सलाह दूंगा भाई? जो जंतर मंतर के लिए सलाह है वो झारखंड में भी तो सलाह बनेगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मेरी सलाह जो है वो केवल जंतर मंतर तक स्टिक रहे। आपको अपनी सलाह रखनी नहीं, मेरी सलाह ये है कि ये कौन सी ऐसी गूंज है जो जंतर मंतर पे तो एकदम आवाज एकदम साफ आ जाती है, पर झारखंड में वो कान में आवाज ही नहीं जा पाती है। ऐसी कौन सी गूंज है वो? ये छात्र भी क्या झारखंड के छात्र जंतर मंतर के छात्र हो जाएंगे? तो अब यही आवाज तो जो है मिस की जाएगी टीवी पर। नहीं, ये आवाज क्यों मिस की जाएगी? मैं अभी आपके साथ इंस्टाग्राम के जरिए सुनाई देगी ये आवाज। इंस्टाग्राम के जरिए तो सुनाई दे ही रही है, और आप बुलाएंगे तो मैं आऊंगा और बोलूंगा। आप मुझे बुलाना। तो शहजाद पूनावाला अब पार्टी से निकलने के बाद क्या करने वाले हैं? पार्टी से निकलने के बाद तो एक तो मैं अपनी नौकरी भी करूंगा, क्योंकि मेन फुल फ्लेज प्राइवेट सेक्टर में आप ज्वाइन करने वाले हैं। ऑफ कोर्स। और जहां मुझे मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। हाँ, एक चीज है, मैं कार्यकर्ता नहीं रहा, मैं अब प्रवक्ता नहीं रहा, मैं नागरिक हूँ। तो नागरिक के रूप में तो कमेंटेट करने का काम है। आपने मिडिल क्लास को लेकर जो है बकायदा पोस्ट किया, और आप उसमें उनके टैक्सेस से लेकर उनकी जिंदगी के जो बाकी चैलेंजेस है उन पर बात कर रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल भी है कि शहजाद पूनावाला ने पार्टी में रहते हुए इस विषय पर कितनी मैंने किताब लिखी है इस पे, आप बताइए नहीं उनको। मैंने किताब लिखी है कि कैसे जीएसटी के आने के बाद टैक्सेस, एक्चुअली जो टैक्स हम लोग भरते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो टैक्सेशन इंसिडेंस कितना कम हुआ है। तो एक रिफॉर्म तो हमने कर दिया टैक्स रेट्स का जीएसटी में, पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज नहीं करती, हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी और लोकल अथॉरिटीज़ भी टैक्सेस चार्ज करती है। कहीं पर सरचार्ज है, कहीं पर सेस है। हिमाचल मत चले जाना, आप तो उत्तराखंड से हो, दूसरी जो देवभूमि हमारी है उधर मत जाना, आपको वहाँ पे अनेकों चीज, टॉयलेट पे बैठने का टैक्स हो जाता है वहाँ पे। सुक्खू जी ने टॉयलेट टैक्स भी लगाया था। कर्नाटका में पॉटहोल टैक्स है, पर पॉटहोल नहीं बनते। तो भाई मेरी जनता जो है टैक्स पे टैक्स दिए जा रही है। बात करते हैं तो आप सिर्फ हिमाचल की बात करते हैं, उत्तराखंड की, लेकिन जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं जाते फिर आप। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सब जगह की। अब आपने क्या बोला कि वीडियो आपने बनाया,
मैंने तो पर्सनल इनकम टैक्स पे वीडियो बनाया ना। पर्सनल इनकम टैक्स तो पूरे देश पे लागू होता है, पर मेरा ये कहना है कि टैक्सेस तो हर जगह ले रहे हैं। मेरा ये मॉडल है कि अगर आप एक समय तो होना चाहिए कि पर्सनल इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए, मेरा व्यू है, पर सिंगापुर वाला मॉडल होना चाहिए, टैक्सेस लो होने चाहिए, वरना आउटकम वैसा दो। ग्लोबल टैक्स रेट है तो ग्लोबल स्टैंडर्ड दो मुझे। पर केवल टैक्स पे नहीं, मैंने दूसरी चीज़ों पे भी बनाया वीडियो। मैंने बनाया कि कैसे भारत मेडिकल टूरिज्म का और ट्रैवल का हब बना है, उस पर भी वीडियो बनाया, उस पर भी मिलियन व्यूज़ आए। चलिए, एक चीज़ मैं आपसे और ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि अभी नितिन नवीन जी की नई टीम का ऐलान हुआ है और उसको लेकर बड़ा एनालिसिस हो रहा है कि क्या कॉम्बिनेशन रखा गया है, क्या मैसेजिंग दी गई है। बहुत से लोगों ने आपके लिए भी लिखा उसमें अच्छा। कि कैसे जो पसमानदा मुसलमानों का एक चेहरा थे उनको साइडलाइन करके जो है दूसरे चेहरों को जो है वो आगे रखा गया है। यूपी में जो 2 चेहरे दिखाई दे रहे हैं, शहजाद पूनावाला की इस पर क्या राय है? मैं तो पहले तो मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो मैंने जब पार्टी से इस्तीफा दे दिया या मैंने पेशकश की कि मैं पार्टी छोड़ के प्राइवेट व्यवस्था में जाना चाहता हूँ, तो भाई मुझे कैसे रखेंगे आप बताइए। कोई बोल रहा है मैं चैनल छोड़ के जा रहा हूँ, तो चैनल उसको एडिटर बनाने मनाने की बहुत कोशिशें होती हैं, बहुत तो मुझे भी समझाने की तो नहीं, मैं कह सकता हूँ मेरे लिए एक उन्होंने बड़ा कंसर्न एक्सप्रेस किया कि कैसे हम कर सकते, कैसे आपको रख सकते। सिर्फ कंसर्न एक्सप्रेस किया या कुछ प्रस्ताव भी दिया? प्रस्ताव दिए गए कुछ? बार्गेनिंग नहीं होती। अब ये पार्टी माँ की तरह होती है, माँ के साथ बार्गेनिंग होती है क्या कि मैं तुम्हारे साथ इससे। मैंने उनको मेरी मजबूरी समझाई, उन्होंने कहा कि यार ये मजबूरी है तुम्हारी, पर फिर भी कुछ हो सकता है क्या, ट्राई करो। तो मैंने ट्राई किया, नहीं हो पाया तो मैंने उनको बोला कि अभी के लिए मैं प्राइवेट सेक्टर जाके अपनी बाकी की जिम्मेदारी निभाता हूँ। मैं आपसे कौन सा मिशन और विजन से कहाँ अलग हो रहा हूँ, पोजीशन से अलग हो रहा हूँ ना। पार्टी केवल पोजीशन के लिए नहीं है ना, पार्टी तो मिशन और विजन वाली है। मैं आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी का प्रवक्ता होना जरूरी नहीं। बीजेपी में सबसे स्ट्रांग पोजीशन कौन सी आपको पता है? आप बताइए। कार्यकर्ता और सपोर्टर। जितना बीजेपी की लड़ाई उसके सपोर्टर लड़ते हैं ना, और वो भी मतलब कुछ लिए बगैर, कुछ पद पे रहे बगैर, उतना कोई और पार्टी के लिए नहीं करते। बीजेपी का सपोर्टर उसकी जान है। चलिए, आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगी, बीजेपी का इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ी कमी जो आपकी नजर में जिस पर काम किए जाने की जरूरत है? चैलेंज नहीं है, बीजेपी का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी जिसको उसको टैप करना वो ये है कि आपको एक ऐसा नेता मिला है, नरेंद्र मोदी, जो इस देश के और दुनिया के इतिहास में और किसी को प्राप्त नहीं है ऐसा नेता। और नरेंद्र मोदी जी के बाद कौन है आपकी नज़र में उतना बड़ा एसेट पार्टी के लिए? ऐसा है कि हमारे जब पिता होते हैं और पिताजी को हम कभी ये कहते हैं कि आपके बाद कौन देखेगा परिवार? विरासत की बात हमेशा होती है। नहीं, ये फिर विरासत की बात हमेशा होती है, और इसलिए भी होती है, इवन इसलिए भी होती है कि पिता के बाद पुत्र को जो जिम्मेदारी संभालनी है या जो भी विरासत की बात वहां होती है जहां पे वसीयत के लिए माथापच्ची होती है। हमारी पार्टी में ना ये है कि एक नेता है, बाकी सब कार्यकर्ता है, और जिस दिन पार्टी को लगेगा कि अब नया नेता आना है तो वो पार्टी की व्यवस्थाई कार्यकर्ता में से एक नेता चुनेगी। तो मेरे करोड़ों पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कोई भी नेता बन सकता है, पर हम लोग उस सोच में जाते नहीं क्योंकि पिता के आफ्टर थॉट के हम नहीं बात करते। चलिए, इस सवाल को रिफ्रेश कर देती हूँ। यूपी का चुनाव सामने है और बीजेपी अगर हैट्रिक लगाती है तो क्या योगी आदित्यनाथ उस सूची में बीजेपी के ही बाकी चेहरों में सबसे आगे हैं? उनको क्यों मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहती हैं हम? मैं तो प्रधानमंत्री के लिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अरे पर वो चुनाव तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का लड़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री का रास्ता आगे नहीं जाता है? भाई गुजरात से मोदी जी भी तो ऐसे ही आए थे ना सेंटर तक। मैं ये कह रहा हूँ कि 27 में उनको जब मुख्यमंत्री बनाएंगे उत्तर प्रदेश की जनता, तो वो उत्तर प्रदेश में 5 साल काम करने के लिए बनाएंगे। जितना खुलकर शहजाद पूनावाला डिबेट में बोलते हैं उतना खुलकर नहीं बोल रहे हैं अब। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अगर आप योगी जी से भी पूछेंगे ना तो योगी जी बोलेंगे कि मेरी उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति जो सेवा करने की भावना है वो भावना से ही वो काम कर रहे हैं। और मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पिछली बार से बड़े मार्जिन से जीतने वाली है। पिछली बार से बड़े मार्जिन से हैट्रिक होने वाली है। चलिए, आपके इस दावे की परख यूपी के चुनाव में होगी। आप एनालिस्ट के रूप में रख लेना, मैं आके बड़ा ओपोनेंट कौन है बीजेपी का भी आपके सामने? पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रही हूँ। कोई अपोनेंट नहीं है, कोई निर्विवाद रूप से पार्टी सबसे आगे है। बीजेपी का कोई अपोनेंट नहीं है, मोदी जी का कोई अपोनेंट नहीं है। हम तो अपने अपोनेंट को भी हमारा समर्थक बनाते हैं। और सोचिए, रेजिग्नेशन देने के बाद भी व्यक्ति समर्थक बना हुआ है। बीजेपी इज ए स्पेशल पार्टी एंड मोदी जी इज ए स्पेशल लीडर, और उनसे जनता का भी
और उनके कार्यकर्ताओं का भी अभी कोई जुड़ाव टूटा नहीं है। चलिए, शहजाद पूनावाला का ये तेवर, उनका आपको ये कुछ headline नहीं मिली ना? स्पार्क, ये तेवर, ये स्पार्क हमेशा ऐसे मुझे स्पार्क मिला। स्पार्क ही हेडलाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पार्क है, स्पार्क बचे रहना चाहिए। जो हम कहते भी है ना, हो कहीं भी आग, आग रहनी चाहिए। तो वो बहुत आग ऐसे ही बरकरार रहे। थैंक यू सो मच शहजाद पूनावाला, एंड मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। और मैं आपके शो में अब आऊंगा एनालिस्ट के रूप में। अवश्य। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।